15 अगस्त के जश्न के दो चेहरे होते हैं, एक अपने मुल्क की महानता का गुणगान और दूसरा ये सीधा सवाल कि इस राष्ट्र की असल हालत क्या है। आज़ादी के इसी जश्न को 3 कवियों और कुछ पुराने भाषणों के आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं प्रताप भानु मेहता, देश के जाने माने विचारक और राजनीतिक टिप्पणीकार। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। ये है वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम दुनिया भर के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। यदि आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस के चैनल को, जो कि हमारा घर है, हमारा पता ठिकाना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो भी ज़रूर जुड़ें हमारे साथ। आगे आप जो भी सुनेंगे वो प्रताप भानु मेहता की कलम से है। स्वतंत्रता दिवस के भाषणों, तकरीरों और कविताओं में एक अजीब सा उतार चढ़ाव रहता है। मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषण के जनक माने जाने वाले फ्रॉइड के शब्द उधार लें तो ये कभी प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुख का सिद्धांत और कभी रियलिटी प्रिंसिपल यानी हकीकत का सिद्धांत इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो प्लेजर प्रिंसिपल यानी भारत की महानता का ऐलान करना, अपने मुल्क पर गर्व करना और हर राष्ट्रवाद की तरह ये हमें गर्व, उपलब्धि और उम्मीद का एक एहसास देता है। ये बात सच है कि किसी भी राष्ट्र के लिए गर्व का एहसास ज़रूरी है। यही वो जरिया है जिससे लोग किसी कौम या मकसद से अपना रिश्ता महसूस करते हैं। कोई भी नेता गर्व, आत्मविश्वास और थोड़े से रोमांस को जगाए बिना कामयाब नहीं हो सकता। गुस्सा और नाइंसाफ़ी का एहसास राजनीति में आपको बस एक हद तक ही ले जाता है, लेकिन फिर करीब एक पलटवार की तरह एक लालच भी पैदा होता है प्लेजर प्रिंसिपल का जवाब रियलिटी प्रिंसिपल से देने का, यानी ये पूछने का कि इस राष्ट्र की असल हालत आखिर है क्या। पहला आईना 2 कवियों का है। हिंदी के कवि रघुवीर सहाय इसके उस्ताद थे। अपनी कविता अधिनायक में उन्होंने रियलिटी प्रिंसिपल के 3 आम हथियार पकड़े: तानाशाही, बुनियादी ज़रूरतों की कमी और एक भ्रम को जिंदा रखना। वो एक बड़ा मार्मिक सवाल पूछते हैं कि ये अधिनायक कौन है जिसके लिए हम प्रशंसा गान कर रहे हैं। उनकी कविता का किरदार है हरचरना, यानी वो आम गरीब नागरिक। उसे राष्ट्रगान सिखा दिया गया है पर ना उसके पास सच्ची आज़ादी है न खुशहाली। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद सचमुच सब ठीक करना नहीं है। मकसद है कि दिखता रहे कि सब ठीक है, राष्ट्रवाद की ये रस्में चलती रहें ताकि शासकों का ये भ्रम बना रहे कि सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। हमसे उसके गीत गवाए जाते हैं पर अपनी आवाज़ में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। दूसरे कवि हैं निस्सीम इज़ेकियल। अपनी कविता द पैट्रियट में उन्होंने एक बढ़ा चढ़ाकर बोली जाने वाली इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल किया है ताकि इमरजेंसी के दौर के सतही राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया जा सके। ये कविता 1977 में आई थी और कमाल की बात यह कि उन्होंने तब जिस भी थीम को छुआ वो आज भी करीब करीब ज्यों की त्यों लागू होती है। पहली थीम है परंपरा के प्रति जताई गई निष्ठा और असल आचरण के बीच का फासला। अहिंसा की बातें कीजिए, गांधी के कसीदे पढ़िए, पर हिंसा कम नहीं होती। तो सवाल यह है कि परंपरा से हमारा ये लगाव कितना असली है और कितना सिर्फ दिखावा। इज़ेकियल लिखते हैं, एंशिएंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, आई शुड से इवन 200% करेक्ट, बट मॉडर्न जनरेशन इज निग्लेक्टिंग टू मच, गोइंग फॉर फैशन एंड फॉरेन थिंग। यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान 100% सही है, बल्कि यूं कहिए 200% सही है। बस आज की पीढ़ी उसे छोड़कर फैशन और विदेशी चीज़ों के पीछे भाग रही है। फिर वो अशांति की तरफ आते हैं और लिखते हैं, अदर डे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, एवरी डे आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वन गुंडा फेलो थ्रू स्टोन एट इंदिरा बहन। यानी कविता का किरदार अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए रोज अखबार पढ़ता है और एक दिन वो पढ़ता है कि किसी गुंडे ने इंदिरा पर पत्थर फेंका और सोचता है कि ये जरूर कोई असंतोषी छात्र रहा होगा। पर एक समझदार नागरिक इसे उल्टा पढ़ता है कि जिसे यहाँ गुंडा कहा गया वो असल में छात्रों का संतोष था। एक छात्र आंदोलनकारी को गुंडा बना देना, यही तो तानाशाही की वो जादूगरी है जहाँ भाषा भी सत्ता के साथ खड़ी हो जाती है। अगली पंक्तियों में इमरजेंसी की मजबूरी और उसका दबाव झलकता है। फिर उस पैट्रियट की एक सच्ची फिक्र भी है
कि दुनिया में अमन का क्या होगा। पाकिस्तान इस तरह बर्ताव कर रहा, चीन उस तरह, और ये सब उसे सचमुच बहुत परेशान कर रहा है। फिर परहेज को ही पूरी नैतिकता समझ लेना पर यह भी एक मजेदार तंज है। क्या लिखते हैं वो, आई एम द टोटल टी टॉटलर, कंप्लीटली टोटल। और फिर आती है एक बेहद मार्मिक पंक्ति, वन डे राम राज्य इज श्योरली कमिंग। और यही वो खास भारतीय अंदाज है जो एक ही सांस में पूरे यकीन यानी आना पक्का है और गहरी अनिश्चितता यानी पता नहीं कब, दोनों को जोड़ देता है। दूसरा आईना है देश को समझने का, पुराने भाषणों को पढ़ना। अगर प्लेजर प्रिंसिपल हमसे भरोसा मांगता है तो रियलिटी प्रिंसिपल को इस गहरी अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस के भाषणों को देखें तो ये बात हैरान करने वाली है कि शास्त्री और नेहरू के दौर तक भाषणों में कितनी गहरी अनिश्चितता मौजूद थी। 1960 के नेहरू के भाषण में तो लगता है कि वो करीब करीब प्लेजर प्रिंसिपल को छोड़कर रियलिटी प्रिंसिपल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और ये और भी दिलचस्प है क्योंकि ये भाषण 1962 के चीन युद्ध से पहले का है। नेहरू अपने सामने बैठे लोगों को याद दिलाते हैं कि भारत की नियति के आगे सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम सिर ऊंचा करके आगे बढ़ें या फिर कमज़ोर पड़ें और पतन की तरफ चले जाएं। बीच का कोई आरामदेह रास्ता नहीं है। ये असल में कुछ कर गुजरने की एक पुकार है। लेकिन अगले ही पल नेहरू कहते हैं, However, this is not in my hands. You have made me prime minister for a few days, so I am here. There are innumerable defects in me. यानी ये मेरे हाथ में नहीं है। आपने मुझे कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझ में अनगिनत खामियां हैं। पर बात सिर्फ विनम्रता की नहीं है। ये खुद को दोष से बचाने की कोशिश भी नहीं है और ना ही ये सिर्फ इतना याद दिलाना कि राष्ट्र ऊपर से दिए गए भाषणों से नहीं बनता है। इसके बाद वो राष्ट्र के सामने एक आईना रख देते हैं। भारत की आज़ादी की बात करते हुए नेहरू कहते हैं कि सैकड़ों साल बाद भारत एक बार फिर चमका। दुनिया ने उसकी आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को इतना गहरा असर उसका इसलिए हुआ क्योंकि वो मुल्क की सच्ची भीतरी आवाज़ थी। भारत की फिर से इज्जत होने लगी। लेकिन बहुत जल्द वही लोग जिन्होंने इतना साहस दिखाया था अपनी पुरानी कमज़ोरियों की तरफ लौटते दिखे और धर्म, जाति, भाषा या प्रांत के नाम पर आपस में लड़ने लगे। और दुनिया सोचने लगी कि कहीं उसने इस मुल्क को समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के तौर पर पहला भाषण बेहद नपातुला और सीधा था। इस बार सामने एक बिल्कुल असली और आशंकित तबाही खड़ी थी। भारत एक अनाज संकट की तरफ बढ़ रहा था। नेहरू के भाषणों में इस नाजुकपन, कमजोरी और अनिश्चितता का सामना सबसे केंद्र में रहता है। उनमें एक बात बार बार लौटती है कि दो आदतें ऐसी हैं जो भारत को नीचे खींच सकती हैं। पहली है छोटापन। छोटापन और स्वार्थ ये एक ही चीज नहीं है। स्वार्थ को तो कम से कम समझदारी से जोड़ा जा सकता है, पर छोटापन कहीं ज्यादा विनाशकारी है। ऐसा लगता है मानो नेहरू गांधी की उस बात से पीछा नहीं छुड़ा पाए कि हमारी सबसे बड़ी बुराई हमारे मतभेद नहीं, हमारा छोटापन है। और दूसरी आदत है डर। नेहरू लिखते हैं कि झूठ और छल डर की ही संतान है। अब आजादी के तीसरे आईने को देखते हैं, आज का दौर। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को देखें। इन वर्षों में उनका स्वर बदलता रहा है। बकौल प्रताप भानु मेहता, उनके विकसित भारत के ढांचे में एक दिलचस्प खूबी है। उसने राम राज्य के आने की तारीख तय कर दी है, यानी इज़ेकियल का वो वन डे अब 2047 बन गया है। लेकिन मोदी का जोर ज्यादातर राष्ट्रवाद की उसी प्लेजर प्रिंसिपल को संतुष्ट करने पर रहा और यही ये सिद्धांत अपने ही एक गोल गोल घूमते तर्क में फंस जाता है। वो तर्क ये कि भारत महान है, इसलिए अब हमें खुद को महान कहने की भाषा सीखनी होगी और हम जितनी शान से अपनी महानता की बात करेंगे, हमारे पास अपनी महानता के उतने ही सबूत होंगे। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान ने भारत की गंदगी को बहुत सीधे और जोर से सामने रखा था। पर रियलिटी प्रिंसिपल के लिए अफसोस की बात है कि उसके बाद से हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान की ऊंचाई तो वहां तक पहुंच गई जहां तक हमारी नगर पालिकाएं अभी पहुंचना भी शुरू नहीं हुई हैं। ये बयान है, ये विचार हैं प्रताप भानु मेहता के। उनका कहना है कि आज़ादी के जश्न के दो चेहरे हैं, एक गर्व का और एक हकीकत का। और असली देशभक्ति गर्व के गुणगान में नहीं बल्कि अपने राष्ट्र की असल हालत का ईमानदारी से सामना करने में। इस मुद्दे पर अब आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबको आज़ादी का पर्व, आज़ादी का उत्सव अपनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्य के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे देश।